तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूपीएसआई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एक। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ दूसरी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि साल शुरू हुआ नहीं है और आपके सामने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ गई। यूपीपी की न्यू वैकेंसी आ गई है, जिसमें है 32,600 कुछ वैकेंसी है। 32,600 कुछ वैकेंसी है। ये बहुत ही अच्छा मौका है, और स्पेशली उनके लिए जो कि पिछली बार 1 या 2 नंबर से रह गए थे। 1 या 2 नंबर या XYZ किसी भी नंबर से रह गए थे। इसका मतलब आपकी तैयारी तो पूरी है। आपको जरूरत है तो किस चीज़ की? आगे एक बार और रिवीजन करने की। आपको एक बार और रिवीजन करने की और मॉक टेस्ट लगाने की। आपको मॉक लगाने की जरूरत है आगे, बस। बाकी आपकी तैयारी तो कंप्लीट है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, जो हम अगला टॉपिक अपना पढ़ रहे थे, हमने कुछ बातों पर डिस्कशन किया था कल, मूल अधिकारों पर। और मैंने आपको कुछ बोला था कि आप 1 या 2 क्वेश्चन के लिए बोला था कि आप उनका जवाब कमेंट में करेंगे। मैंने देखा कि अभी किसी का कमेंट ऐसा आया नहीं है जिसका मैं यहाँ नाम लेके बताऊं कि उन्होंने कमेंट किया था, अच्छा किया था और सटीक आंसर दिया था। ठीक है ना। तो आप कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, आप देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आप पहले से जानते हैं। इससे मुझे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है, जिससे हम अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे लेके चलते रहेंगे। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। इसको मैं आगे हम जब तक भी पढ़ेंगे तब तक मैं इसको केवल डीपीएसपी बोलूंगा। ठीक है। तब तक मैं डीपीएसपी बोलूंगा। और ये देखते हैं हम क्या है ये। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो संविधान बना था उस समय पर एक कमेटी ने फंडामेंटल राइट के लिए सिफारिश की थी। फंडामेंटल राइट के लिए सिफारिश की थी। उन फंडामेंटल राइट में काफी सारे अधिकार थे। उन फंडामेंटल राइट में काफी सारे अधिकार थे। और जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ, उस समय भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति कहे तो इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सब चीज प्रोवाइड करा सकें। इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सब कुछ प्रोवाइड करा सकें। इसलिए फंडामेंटल राइट को, जो हमारे मूल अधिकार थे, जो हमारे मूल अधिकार थे, उनको हमने 2 भागों में तोड़ दिया। उनको हमने 2 भागों में तोड़ दिया था। एक तो था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो सबसे ज्यादा जरूरी था। और दूसरा डीपीएसपी। दूसरा डीपीएसपी वो इसलिए जोड़ा था ताकि फंडामेंटल राइट वो अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के होने ही चाहिए। लेकिन डीपीएसपी में कुछ अधिकारों को उनको जोड़ा गया था कि राज्य आने वाले समय में जैसे ही भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, उस समय जो इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब यह है जो राज्य जो नीति बनाएगा, जो राज्य नीति बनाएगा उसके लिए कुछ निर्देश जारी किए थे। ठीक है ना। उसके लिए कुछ निर्देश जारी किए थे कि जब राज्य नीति बनाएगा तो उसमें ये देखेगा, उसमें ये देखेगा कि जो इसमें तत्व दिए हुए हैं उन तत्वों का पालन हो रहा है या नहीं, या एक हिसाब से कहें तो इनको लागू करने की कोशिश करेगा सबसे पहले। ठीक है। और हमारा संविधान, आपको जानकारी होगी कि हमारा संविधान काफी देशों के संविधानों से, समथिंग 60 देशों के संविधानों से, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद वहां से कुछ कुछ पॉइंट लेके, जिसका जो भी पार्ट अच्छा लगे और वो हमारे लिए अनुकूल हो, जो भारतीय जनता के लिए अनुकूल हो, वो इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है। तो उसी तरीके से जो डीपीएसपी हैं उनको कहां से लिया गया था? उनको लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है ना। इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते कि आयरलैंड का संविधान कब बना, आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिया गया,
इसको हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास के तौर पर ही हम पढ़ रहे हैं। बाकी इस जानकारी जब हम अपना पर्सनल कोर्स शुरू करेंगे तब मैं आपको बहुत ही डिटेल में ले जाके इनको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप आने वाले टाइम में कभी भूल ही ना पाएं। और भूल ना पाएं, मैं ये कह सकता हूँ कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं ये कहाँ है, संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 याद कीजिए, मैंने आपको फंडामेंटल राइट जब पढ़ाए थे तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था एक अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है। और यहां क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों अनुच्छेद ये सेम टू सेम आ रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12 में क्यों है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो संविधान में रखे गए हैं वो राज्य के विरुद्ध रखे गए हैं। वो इसलिए रखे गए हैं कि राज्य यदि कोई कानून बनाता है तो उनसे नागरिकों की रक्षा की जा सके। नागरिकों के पास अपना कोई हथियार होना चाहिए ना, जो राज्य की। हमारा संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक है, ठीक है ना। हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है। उस लोकतंत्र का राजतंत्र ना बन जाए, उस लोकतंत्र का राजतंत्र ना बन जाए, या किसी, हम कहें तो किसी एक व्यक्ति की सत्ता ना आ जाए, इसलिए वो हमारे हथियार के रूप में है। इसलिए वहां पे दिया गया है अनुच्छेद 12 और राज्य की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 36 में क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि राज्य, कौन सा राज्य? मैंने आपको फंडामेंटल वाले टॉपिक में बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि राज्य क्या है। यहाँ पर जो राज्य का शब्द है वो राज्य का शब्द का अर्थ क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी बॉडी आती है, क्या क्या आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए है ताकि राज्य जब नीति बनाए तो जो फंडामेंटल राइट से अलग जो हमारे पास डीपीएसपी हैं, जो डीपीएसपी हैं, जो हमारे पास डीपीएसपी हैं, इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ भी है राज्य की परिभाषा। इस भाग में राज्य की परिभाषा वही है, वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में है, ठीक है ना। इसमें राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 37 ये क्या कहता है? डीपीएसपी का स्वरूप, अर्थात जैसे अनुच्छेद 36 12 से रिलेटेड है, 37 को हम 13 से रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 13 क्या कहता है? यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या होगा? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 37 कहता है यदि आप, ये जो डीपीएसपी हैं, राज्य इनको लागू नहीं करता है, राज्य इनको लागू नहीं करता है यदि, तो आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते इनको लागू कराने के लिए, ठीक है ना। आप इनको लागू कराने के लिए किसी भी देश में नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर भी ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं। देश के शासन के लिए मौलिक क्यों है? मैंने आपको बताया, जब राज्य नीति बनाएगा तो इनको ध्यान में रखेगा। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले टाइम में कि इसका क्या अर्थ है, ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि इन्हें कानून बनाते समय ध्यान में रखे। मैंने आपको बताया था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी और ये आपके रिवीजन में बहुत ही निर्णायक भूमिका साबित कर सकती है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप, अभी आपके पास काफी समय है, जब आपके पास एग्जाम से पहले 3 या 4 दिन का समय रह जाएगा और आप देखेंगे कि आपके पास कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिससे आप तुरंत रिवीजन कर सके या आपका रिवीजन जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तब आपके पास ये नोट्स बहुत ज्यादा काम देंगे, ठीक है। 37 देख लिया हमने। 38 क्या कहता है? ये राज्य कहेगा। 38 का मतलब है ये राज्य क्या कहता है? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा? राज्य ये इस बात को देखेगा
कि जो हमारा जो देश है, जो हमारा देश है, उस देश का जो भौतिक एरिया है पूरा, ठीक है ना, जो हमारा पूरा भूभाग है, ठीक है ना, जो हमारा पूरा भूभाग है, उस भूभाग पर सामाजिक न्याय रहे, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों प्रकार के न्याय सुनिश्चित होने चाहिए, ठीक है ना, ये तीनों प्रकार के न्याय सुनिश्चित होने चाहिए। राज्य समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। यही बताया मैंने आपको अभी, यही बताया ना कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, यानी कि असमानताओं को कम करेगा, असमानताओं को कम करेगा। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 36 12 के समान है, 37 13 के समान है, और 38 हमारा क्या आ गया, 14 के समान आ गया। क्या है अनुच्छेद 14 में, ये बात आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 39 नीति के कुछ तत्व। राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्देशित करेगा कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन मिले, ठीक है ना, संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण हो, यानी ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति ही ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर ले और बाकी लोग गरीब रह जाएं। इसका अर्थात यही है कि राज्य आने वाले समय में गरीबी कम करेगा, ठीक है ना, गरीबी कम करेगा, असमानता को कम करेगा, और ये बात सुनिश्चित करेगा कि सब लोगों के पास एटलीस्ट ऐसा रोजगार तो हो जिससे कि वो अपनी दिनचर्या चला सके, अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है ना, जीवन यापन अपना कर सके। जिसके तहत इसी से रिलेटेड एक स्कीम चालू थी, मनरेगा। मनरेगा वो क्या बोलती थी, वो ये बोलती थी कि एक वर्ष के अंदर एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार तो दिया ही जाएगा। हाल ही में मनरेगा जो स्कीम थी उसका नाम परिवर्तित किया गया है। इस बात को आप कमेंट करके बताएंगे कि उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, बाकी मैं आपको आने वाले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है ना। ये देखो मैंने ये बताया आपको भी, धन का संकेंद्रण ना हो, यानी कि एक व्यक्ति के पास धन ना आ जाए, ये कौन सुनिश्चित करेगा, ये करेगा राज्य। उसके बाद स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा का संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 39 का क्या, राज्य आर्थिक स्वरूप से कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता देगा। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 22 याद कीजिए, मैंने आपको बताया था गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है ना, गिरफ्तारी से संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो क्या क्या अधिकार होंगे उस व्यक्ति के, उसको अपना वकील करने का अधिकार होगा, ठीक है ना, इसको अपना वकील करने का अधिकार होगा। अब मान के चीजिए उस व्यक्ति के पास उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना एक वकील कर सके, ठीक है ना। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना वकील कर सके। उस स्थिति में क्या होगा, राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायता देगा, यानी कि बिना पैसे के उस व्यक्ति के लिए एक वकील को हायर करके देगा। कौन, राज्य, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इस वजह से वो न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाए, ठीक है, वो न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 39 का ख, ठीक है ना, अनुच्छेद 39 का ख ये क्या कहता है, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि कोई एक एक्स कार्य है, उस एक्स कार्य को करने के लिए यदि जो मेल है उसको 200 रुपये प्रतिदिन मिलता है तो फीमेल को भी क्या मिलना चाहिए, 200 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए, ठीक है ना, 200 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जो नॉर्मल मजदूरी चलती है वो कोई भी ऐसे मान के चलिए 500 रुपये प्रतिदिन चलती है, ठीक है ना। आप मजदूरी कर रहे हैं, किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन उसी में ये पुरुष है तो काम कर रहा है, ठीक है ना, ये
मेल है, एक फीमेल है जो कि खेत में गई है, जो कि कृषि में करने गई है, कृषि करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है नहीं, उन वहां गई है, तो उसको प्रतिदिन कितने मिलने हैं? 350 रुपये प्रतिदिन मिलने हैं। ठीक है ना, ये भी मजदूरी कर रहा है, ये भी मजदूरी कर रहा है। होता है ऐसा? नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कार्य सेम है, अगर आप कार्य सेम कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि समान कार्य है, तो क्या होगा? समान कार्य है तो उनको वेतन भी, जो उनकी मजदूरी है वो भी समान ही मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 40, मैंने आपको बताया था अभी कि डीपीएसपी क्यों लागू किए गए, क्यों जोड़े गए संविधान में। ठीक है ना, संविधान में क्यों जोड़े गए? क्योंकि भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस समय इनको लागू कर सकते। जैसे कि अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है ना, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ग्राम पंचायत कहाँ होती है? ग्राम पंचायत कहाँ होती है? ग्राम पंचायत कहाँ होती है? गांव में। आप मान के चलिए कि एक जिले के अंदर, मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं कि एक जिले के अंदर 1000 गांव हैं। उन 1000 गांवों में 1000 ग्राम पंचायतों का गठन होगा, तो उसमें खर्चा लगेगा। वहां के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, जो सरपंच बोलते थे, जिसको अब बोलते हैं प्रधान। ठीक है, उसको नियुक्त किया जाएगा। उसके लिए पैसा, जो उसको वेतन दिया जाएगा, और गांव का विकास करने के लिए पैसा, वो कहां से आएगा? इसीलिए इसको कहां जोड़ा गया था? डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, कि आने वाले समय में जब राज्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, आर्थिक स्थिति, तब राज्य क्या करेगा? प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा राज्य। ठीक है ना, इन्हें स्वयं शासन इकाई के रूप में सशक्त बनाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके कोई एक मांग है, या आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? जरूरी तो नहीं कि बार बार आप राज्य में जाएं। यहाँ राज्य का हम राज्य लिखते ही नहीं है। मान के चलिए आप प्रांत में जाएं, बार बार प्रांत में जाएं तो भीड़ लग जाएगी। ठीक है, एक गांव की, अपनी गांव की कोई, किसी की सड़क की समस्या हो सकती है, किसी की पानी पीने की समस्या हो सकती है, ठीक है, कहीं पोल्यूशन की समस्या हो सकती है, किसी भी तरीके की समस्या हो सकती है। बार बार एक एक गांव अगर एक एक समस्या लेके जाएगा तो प्रांत में कितनी भीड़ लग जाएगी। ठीक है, तो हर एक गांव की, जो भी गांव है, उस गांव को, जो आपका गांव है, आप अपने गांव को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी क्या समस्या है। यदि आपके गांव का ही एक व्यक्ति, आपके गांव का एक समझदार व्यक्ति यदि आपके गांव का संचालन करे, कहने का मतलब यह है कि राज्य के द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति जो राज्य का विकास करे, वो व्यक्ति जो आपके ही गांव का है, जो आपके गांव को अच्छे तरीके से समझता है। ठीक है, जो आपके गांव को अच्छे तरीके से समझता है, तो उसमें क्या होगा? स्वयं शासन, यानी कि खुद का शासन, स्वयं का शासन, अर्थात स्वयं का शासन। ठीक है, आगे जाते हैं हम। अनुच्छेद 41, काम, शिक्षा और सहायता। ठीक है, राज्य नागरिकों को अपनी क्षमता के अनुसार काम तथा शिक्षा और रोजगार देगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति, आप इस एग्जांपल से समझ के चलिए, कोई एक व्यक्ति है, वो काम पे जाता है, वो आप जॉब करता है, और उस व्यक्ति को जॉब करते हुए पूरा महीना हो गया, 30 डेज हो गए। ठीक है, महीना खत्म, उसकी महीने की उसको सैलरी मिल गई, अगला महीना शुरू, और फिर वो 1 तारीख से जाना शुरू करता है और 30 तक जाता है। उस तरीके से अगर वो व्यक्ति कंटिन्यू काम करेगा तो बीमार हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा कि नहीं? यानी कि उसकी क्षमता नहीं रहेगी काम करने की, और क्षमता नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा? वो काम से रुकेगा, वो काम से रुकेगा, वो काम से रुकेगा। और यदि वो काम से रुकता है तो जहां वो काम करता है वहां उसकी जगह दूसरा कोई व्यक्ति आ जाएगा, तो उसका काम छिन जाएगा नहीं? वो किस वजह से छिना? उसने अपनी इच्छा से तो नहीं छोड़ा, उसकी क्षमता नहीं रही थी अभी काम करने की, इसलिए। तो व्यक्ति को काम करने, जो काम दिया जाएगा उसकी क्षमता के अनुसार दिया जाएगा। यानी कि व्यक्ति को काम करने के साथ उसको छुट्टी भी मिलनी चाहिए, जिससे कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, इसी में जैसे कि मान के चलिए, अब तो प्राइवेट
कंपनियों में भी ऐसा होता है, लेकिन सरकारियों में अधिकतर देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है ना, जब वो महिलाएं माता बनती हैं, मातृत्व होती हैं, ठीक है ना, या जब वो गर्भवती होती हैं, ठीक है, और वो यदि कहीं काम कर रही हैं तो उनका काम ना छिन जाए, इसीलिए राज्य ने एक नियम बनाया था कि महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? महिलाओं को गर्भ अवस्था में, महिलाओं को गर्भ अवस्था में राज्य क्या करेगा? लीव देगा। क्या करेगा? लीव देगा, जिसमें उनको उसकी सैलरी, कुछ सैलरी मिलती रहेगी और कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसकी जॉब चली जाए, ठीक है ना, जो उसकी जॉब चली जाए। अब यह ये क्या होता है, ये उसमें भी होता है नहीं, प्राइवेट कंपनियों में भी कुछ में लागू होने लगा है। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में सहायता, ठीक है ना। सर राज्य क्या करता है? बेरोजगारी भत्ता देता है, बुढ़ापे में पेंशन देता है, बीमारी के लिए आपके लिए सरकारी अस्पताल है, ठीक है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, ठीक है। ये किस लिए हैं? ये इसलिए हैं ताकि नागरिक स्वस्थ रहें, ठीक है ना। जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी, मैंने आपको बताया था कि मैं डीपीएसपी शब्द का ही यूज करूंगा। डीपीएसपी का मतलब क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका एम, यानी कि इनका इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। आप थोड़ा राइटिंग के लिए क्षमा करना, मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी ही है बोर्ड पे, ठीक है ना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहा, और राज्य का कल्याण कब होगा? जब वहां के बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ता मिल जाए, जिससे उनका जीवन यापन हो सके, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको पेंशन मिल जाए, बीमार व्यक्ति के लिए दवा उपलब्ध हो जाए, उनके लिए अस्पताल उपलब्ध हो जाए, ठीक है ना, तभी राज्य कल्याणकारी बनेगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 42, कार्य की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, जो मैंने आपको भी बताया था, सेम टू सेम है नहीं ये, अनुच्छेद 42 में दिया गया है यही चीज, महिलाओं को मातृत्व की सहायता प्रदान करना, ठीक है। 43 में जीवन निर्वाह वेतन एवं राज्य श्रमिकों को उचित वेतन देना, यानी कि इसका मतलब यह है, यहां देखिए, यदि कोई किसान है, ठीक है ना, या कोई श्रमिक है, यदि कोई श्रमिक है, उस व्यक्ति को, जो श्रमिक है, वो इतना काम कर रहा है कि उस काम के लिए उसको प्रतिदिन 250 रुपये मिलने चाहिए, 250 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए, लेकिन मिलते हैं उसको 180 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है ना, जिससे कि उसकी जो जीवनचर्या है, ठीक है ना, जो दिनचर्या है, जीवन यापन करने की स्थिति है, उसकी नहीं बन पाती है इतने में, ठीक है, उतने में उसकी जीवन यापन की स्थिति नहीं बन पाती है। जितना उसको मिलता है उतने की से ज्यादा की आवश्यकता है उसको, उसका महीने का खर्च है, एग्जाम्पल के लिए मानिए 1000, और उसको मिलते हैं 800 रुपये, और ये जो है ये आवश्यक है, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ उसने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये इतना है कि उसको इतना मिलना ही चाहिए जितनी है कि वो अगर न्यूनतम चीजें लेता, खरीदता है अपने लिए, नॉर्मल खाना खाता है, नॉर्मल कपड़े पहनता है, सब कुछ नॉर्मल करता है, तब भी उसको 1000 रुपये की आवश्यकता होगी महीने में, लेकिन वो महीने में कमा कितना पाता है? 800 रुपये, ठीक है ना, तो उसको 800 ना मिलके 1000 ही मिले, 1000 ही मिले, यानी कि जितनी उसकी श्रमिक की मजदूरी है, जितना उसका श्रम है, उस श्रम के अनुसार ही उसको वेतन दिया जाएगा, ठीक है ना, श्रम के बराबर दिया जाएगा वेतन।
इसका अर्थात सिर्फ इतना है, इसका मतलब। ठीक है, अनुच्छेद 43 का कै, श्रमिकों को उद्योगों को प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार देना। ठीक है, श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार देना। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई भी एक कंपनी है, एक्स कंपनी है, ठीक है, श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी देना। तो उसमें यदि कोई जो मैनेजर है वही सब कुछ देखेगा, उसने बोला कि तुम ये काम करो, तो आपको जनरली करना ही होगा, क्योंकि वो उस कंपनी का मैनेजर है और आप क्या कर रहे हैं, वहां सिर्फ काम कर रहे हैं। लेकिन जो श्रमिक हैं उनको उद्योगों के जो प्रबंधन होगा, जो काम का जो प्रबंधन, जो काम दिया जाएगा, प्रबंधन करने का जो अधिकार होगा, ठीक है ना, उसमें भागीदारी, यानी कि जो श्रमिक हैं उनको मैनेजर के साथ काम करने का अधिकार दिया गया है। ये राज्य सुनिश्चित कराएगा। ठीक है, ये राज्य सुनिश्चित कराएगा कि जो श्रमिक हैं उनको उद्योगों के प्रबंधन में, जो उनका उद्योग होते हैं, कोई भी एक उद्योग उसका प्रबंधन होता है, उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ठीक है ना, राज्य भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका से एक सीधा सा और सिंपल मतलब यह है कि यदि, कहां पहुंच गए, देखिए यहां पर, यदि कोई एक राज्य है जहां अभी हाल ही में 2024 में उत्तराखंड ने, यूके ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, तो यूके में क्या प्रावधान किया गया है कि जो सभी धर्म हैं, सभी धर्म हैं वो एक अनुसार चलेंगे। ठीक है ना, जो सभी धर्म है वो एक अनुसार चलेंगे। उसमें इस तरीके का नहीं होगा, यानी कि मुस्लिम धर्म है, एक हिंदू धर्म है, दूसरा है सिख धर्म, ले लेते हैं हम, सिख धर्म है, तो यदि यह इनमें शादी के बाद तलाक लेते हैं ये, तो इनमें प्रक्रिया तीनों की सेम होगी, इनमें प्रक्रिया तीनों की सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये अपने जो इनकी प्रचलन में प्रथाएं हैं उन प्रथाओं के अनुसार तलाक ले, ये अपने प्रथाओं के अनुसार तलाक लें, और ये अपनी प्रथाओं के अनुसार तलाक लें। इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, जिस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा उस राज्य में सभी धर्म समान रूप से लागू होंगे। ठीक है ना, वो सब काम एक तरीके से ही करेंगे। ठीक है ना, वो सब काम एक तरीके से ही करेंगे। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वरना इसमें हमको ज़्यादा ही टाइम लग सकता है, 1 घंटा लग जाएगा इसमें हमको। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 45 बाल संरक्षण एवं शिक्षा, बाल संरक्षण एवं शिक्षा। इसमें दिया गया है कि राज्य क्या करेगा, राज्य बच्चों की, जो कि 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष से कम तक के बच्चों की देखभाल करेगा। ठीक है ना, इसके लिए राज्य ने क्या किया, इसके लिए राज्य ने क्या किया, ठीक है ना, ये क्या काम करेगा, देखभाल करेगा और शिक्षा का प्रावधान करेगा। आपने ये तो देखा ही होगा कि राज्य सरकारी स्कूल चलाता है, प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल चलाता है, जहां पर 5वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ऊपर भी दी जाती है लेकिन यहां तक बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वहां पर ही एक और होता है जिसे हम बोलते हैं आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी में आपने देखा है कि जो 4 से 5 साल तक के बच्चे, 6 साल तक के बच्चे हैं, वहां पर क्या होता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको संभाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, और सबसे अच्छी बात, उनको खाने के लिए भी कुछ कुछ दिया जाता है। जैसे कि आपको भी मिला होगा, मिलता था नहीं, उसमें कुछ कुछ कसार मिलता है, काफी सारी चीजें देते हैं वो खाने पीने के लिए, ताकि उनका पोषण स्तर का भी ध्यान रखा जा सके। ठीक है ना, और वहां पर ही क्या देते हैं उनको, जहां सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में ही आंगनबाड़ी है, तो क्या देंगे, सरकारी स्कूल में ही शिक्षा भी देंगे। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कहां से है, अनुच्छेद 45 से।
ठीक है ना। आगे अनुच्छेद 46, SC ST एवं कमजोर वर्ग का संरक्षण। ठीक है ना, SC ST एवं कमजोर वर्ग का संरक्षण। राज्य ऐसे ऐसे कानून बनाएगा जिससे कि SC कैटेगरी, ठीक है ना, SC ST एवं कमजोर वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है ना, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए नियम कानून बनाएगा। जो सामाजिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से तो कमजोर यहीं आगे हैं, इनको सामाजिक रूप से कमजोर ही माना जाता है। ठीक है, जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, जो मान के चलो हम स्वास्थ्य रूप से कमजोर हैं, स्वास्थ्य नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे वो, उसके लिए क्या करेंगे वो, अनुसूचित जाति जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों का रक्षा करेंगे। ठीक है ना, जिसके तहत आपको देखने मिलेगा कि राज्य कभी कभी कैसे कानून बनाता है जो कि इनके हितों का संरक्षण करने और इनके उत्थान में सहायता हो। इनके उत्थान में, SC ST और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्य नियम कानून बनाएगा। कब? जब राज्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है ना, जनता के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना, यानी कि जो उनकी जीवन जीने की जो क्वालिटी है, ठीक है ना, जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। इसी में एक बात है जो मुख्य रूप से है, मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट यही है, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। राज्य क्या करता है? नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाता है। कि राज्य ये बोल सकता है किसी भी एक राज्य में, यहां राज्य का मतलब, जो मैं राज्य बार बार बोल रहा हूं, या राज्य का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, राज्य का मतलब देश है। जब तक हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, जब तक हम संविधान पढ़ रहे हैं, या हमारा राज्य का मतलब संपूर्ण देश है। ठीक है ना, तो ऐसे कानून बनाएगा कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण, यानी कि जैसे कि आने वाले टाइम में जो भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है ना, कृषि में पहले क्या होता था, खेत की जुताई के लिए क्या होता था, हल चलते थे, आपने देखे होंगे, बैल होते थे और बैल के साथ मिलकर हल चलाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब वही काम क्या करता है, मशीनें करती हैं। वही काम क्या होता है, मशीनों द्वारा होता है। ठीक है ना, ये काम राज्य ने ही किया है। दूसरे देश में यदि मशीनें विकसित हुई हैं तो एक आम किसान तो लेकर नहीं आ सकता। ठीक है, तो राज्य क्या करता है, इसमें पूर्ण रूप से तो किसी को खरीद के नहीं दे सकता, लेकिन राज्य जो मशीनें आएंगी उनमें क्या करेगा, जो मशीन आएंगी उनमें करेगा राज्य कि कुछ सब्सिडी दे देगा। इसमें से मान के चलिए वो मशीन 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की है। ठीक है ना, 1 लाख रुपए की है ये। ठीक है ना, तो इस 1 लाख में से 70,000 राज्य दे देगा और 30,000 आप लेके, जो भी व्यक्ति खरीदेगा 30,000 वो देके मशीन को घर ला सकते हैं। ठीक है, पशुपालन के लिए भी, आप पशु के लिए जो चारा लेके आते हैं, उनके लिए पोषक स्तर के लिए जो भी सामग्री लेके आते हैं, उसमें राज्य क्या करेगा, कुछ सब्सिडी दे देगा। ठीक है ना, इसी में है क्या है, गोवंश में पशुओं की रक्षा। इसी के तहत कानून बनाया था गो हत्या पर प्रतिबंध। ठीक है ना, गो हत्या पर प्रतिबंध। गो हत्या पर प्रतिबंध वो इसी के तहत लगाया था, इसी को ध्यान में रख के। ठीक है, आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 48 का ए, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना, और वन्य जीवों की सुरक्षा। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा। राज्य ऐसे कानून बनाएगा जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा हो, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है ना, अनुच्छेद 49, ऐतिहासिक स्मारक, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहर की रक्षा करना। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कई बार आप घूमने गए होंगे, दिल्ली के अंदर आप गए होंगे, लाल किला, मैं मानता हूं सभी ने देखा होगा, लाल किला सभी ने देखा, आपने नहीं? ठीक है, लाल किले के चारों ओर आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, आपको
सिक्योरिटी मिलेगी। क्यों सिक्योरिटी? ताकि उनकी रक्षा की जा सके, वहां पर कोई गंदगी ना फैलाए, उसकी तोड़फोड़ ना करे, ठीक है ना, वहां पर तोड़फोड़ ना करे, उसकी रक्षा की जा सके, ठीक है। उसका आते हैं हम अनुच्छेद 50 में, शक्तियों का पृथक्करण। ये हम थोड़ा एक बार आगे अच्छे तरीके से देखेंगे, यहां सब हम इतना देखेंगे, मैं आपको कुछ कुछ जानकारी बता दूं। कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका पृथक्करण है, ठीक है ना। इनकी शक्ति अलग होगी, न्यायपालिका की शक्ति अलग होगी। कार्यपालिका किसको कहते हैं, न्यायपालिका किसको कहते हैं, ठीक है ना। जो कार्यपालिका है, एक होती है आपकी विधायिका, एक होती है आपकी न्यायपालिका, ठीक है ना। ये तीनों क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों को हम पढ़ेंगे संसद में। आपका एक टॉपिक है ना सिलेबस में संसद, तो हम संसद में पढ़ेंगे कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका पढ़ेंगे हम अलग, ठीक है ना। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, यानी कि राज्य जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति समझौते होते हैं, सुरक्षा के लिए समझौते होते हैं, उनमें राज्य यानी कि भारत, भारत क्या करेगा, भागीदारी करेगा, राज्य भागीदारी करेगा, भागीदारी करेगा, ठीक है ना। राज्य उसमें क्या करेगा, भागीदारी करेगा, ठीक है। राज्य उसमें क्या करेगा, भागीदारी करेगा। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रता जैसे संबंध बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करेगा, ठीक है। तो बस इतने ही थे। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, देखिए मैंने आपको संविधान का भाग 1 कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। 1 कंप्लीट करा दिया, जिसमें क्या था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। मैंने आपको भाग 2 कंप्लीट करा दिया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ठीक है। उसके साथ ही मैंने आपको क्या करा दिया है, भाग 3 मैंने आपको करा दिया है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मैंने आपको भाग 4 कंप्लीट करा दिया है आज। भाग 4, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, जो हमने अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। आने वाले टाइम में हम अगली क्लास में क्या देखेंगे, भाग 4 कै, उसमें क्या है, उसमें है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। अगली क्लास में हम किसको देखेंगे, मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। मैं मानता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इस क्लास को आप एक बार में समझ में ना आए 2 बार देखना, ठीक है। 1 बार नहीं तो 2 बार देखना, और मैं मानता हूं 2 बार में आपका पूरा डीपीएसपी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 बार देखना, इसके आप नोट्स बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। नोट्स बना लेना, यहां से बाहर मैं मानता हूं कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। जो स्टैटिक से पूछेगा, जो स्टैटिक से पूछेगा ना, स्टैटिक से पूछेगा वो यहां से पूछेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।